नमस्कार। बजट सत्र का पहला अधिवेशन खत्म हो चुका है और हम सब जानते हैं कि बजट सत्र का पहला अधिवेशन अडानी समूह के बलि चढ़ चुका है। अडानी समूह का जो मेल्ट डाउन शुरू हुआ है 24 जनवरी 2023 से, वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल अडानी समूह का मार्केट कैप अब अपने पहले की स्थिति यानी कि जनवरी 24 2023 के पहले की स्थिति के मुकाबले इतना कमजोर हो चुका है कि शायद उसके बारे में अब चर्चा करना भी बहुत लोगों के लिए मुनासिब ना हो। आप कहेंगे ये कैसे? तो क्या असर हुआ है अडानी समूह के इस पूरे मेल्ट डाउन का हमारी अर्थव्यवस्था पर, शेयरधारकों पर, स्टॉक मार्केट पर, निवेशकों पर, बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज पर, अंतर्राष्ट्रीय निवेश करने वाली तमाम एफआईआईज पर और उसके साथ साथ सरकार और विपक्ष पर, इसकी छोटी समीक्षा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या हुआ यह जानना आपके लिए आवश्यक है। तो क्या क्या हुआ है साहब? अडानी समूह का मार्केट कैप जनवरी 24 से पहले 19.2 बिलियन डॉलर का था। 19.2 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप, जो कि आज की तारीख में घटकर 9 बिलियन डॉलर से भी कम हो गया है। यानी कि तकरीबन 55 से 57% की गिरावट आ चुकी है अडानी समूह के मार्केट कैप में। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ी गिरावट है भाई, इससे तो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था स्टॉक मार्केट को लेकर अडानी समूह का ये लगातार उछाल आना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मार्केट आज भी अपने स्तर पर बहाल है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो 17,600 17,800 के आसपास निफ्टी आकर टिका हुआ है, इसके नीचे नहीं जा रहा था। इस पूरे क्राइसिस के शुरू होने से पहले 18,500 मैक्सिमम या 18,900 तक की आप बात कर सकते हैं निफ्टी गया था। यानी कि बाजार में बहुत जबरदस्त बिकवाली आई, ऐसा हुआ नहीं। निफ्टी में करीबन 1100 अंकों की कमी आई है मात्र, जो कि आमतौर पर 2 या 3 या 10 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी में होता आया है, हमने देखा है। यानी कि मार्केट पर बहुत बड़ा झटका नहीं पड़ा, लेकिन अडानी परिवार, अडानी समूह के मार्केट कैप पर जबरदस्त झटका है। और कहां दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी थे अडानी साहब, आज टॉप 50वीं लिस्ट में भी नहीं है। यह स्थिति हो गई है। तो सबसे बड़ा असर क्या हुआ है और क्या क्या इसका असर आपको देखने को मिला? देखिए, अडानी टोटल ने अपना मार्केट कैप तकरीबन 3 लाख करोड़ का खोया। अडानी ग्रीन ने 1,94,000 करोड़ का मार्केट कैप खो दिया। अडानी ट्रांसमिशन 1,81,000 करोड़ का। अडानी एंटरप्राइजेस 1,96,000 करोड़ का। अडानी पावर 45,000 करोड़ का मार्केट कैप खोया। अंबुजा सीमेंट ने 31,000 करोड़ का मार्केट कैप खोया। यहां तक कि एनडीटीवी, जिसे अभी हाल फिलहाल ही अडानी कंपनी के समूह ने अक्वायर किया था, उसने भी 550 करोड़ का मार्केट कैप खोया है। अडानी विल्मर 20,000 करोड़ के आसपास और अडानी पोर्ट 45,000 करोड़ के आसपास। एसीसी 9,600 करोड़ के आसपास का अपना मार्केट कैप खो चुकी है। जरा शेयर्स की बात कर लेते हैं कि कहां और कैसे पहुंचे शेयर्स। तो अडानी टोटल का गैस प्राइसेस, जो टोटल शेयर प्राइस था, जो कि 24 जनवरी से पहले 3,660 रुपए पर था, वो आज 11,195 रुपए पर बिक रहा है। अडानी ट्रांसमिशन 2,511 रुपए पर था, जो आज 1,126 रुपए पर बिक रहा है। अडानी पावर का शेयर, जो कि 274 रुपए पर बिक रहा था, आज 156 रुपए पर बिक रहा है स्टॉक मार्केट में। अडानी ग्रीन 1,857 रुपए का एक शेयर था, जो आज 688 रुपए का हो गया है। अडानी विल्मर 572 रुपए का शेयर था, जो 414 रुपए का हो गया है। अडानी एंटरप्राइजेस 3,442 रुपए का था, जो कि अब 1,706 रुपए पर चल रहा है। अडानी पोर्ट एंड एसईजेड 766 रुपए पर था, जो कि 208 रुपए के नुकसान के साथ 552 पर अभी चल रहा है। अब इसमें नुकसान सबसे ज्यादा किसका हुआ? तो सबसे पहले समझते हैं अडानी समूह का ओनरशिप पैटर्न क्या है। अभी तक जो उपलब्ध जानकारी है उसके आधार पर ओनरशिप पैटर्न समझ पाना बहुत दिमाग वाले की जरूरत है, क्योंकि यह पैटर्न बड़ा ही उलझा हुआ है। शेल कंपनियों का जबरदस्त कारोबार है और उसके साथ साथ इंटरनेशनल होल्डिंग्स और तमाम चीजें हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि 75% अडानी समूह का
जो पूरा शेयर है वो अडानी परिवार के पास है और तकरीबन 25% अडानी समूह का शेयर है जो कि आज या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है, बैंक्स के पास है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास है, म्यूचुअल फंड्स में लगा हुआ है या फिर इंडिविजुअल्स के पास है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या ब्रोकरेज हाउसेस के पास। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि म्यूचुअल फंड्स ने अडानी समूह के कंपनियों में नाम मात्र का निवेश किया है। मुश्किल से 2-3 ऐसे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जो कि बहुत बड़े नहीं हैं जिन्होंने अडानी समूह में पैसा लगाया था। अब यह सोचने वाली बात है कि म्यूचुअल फंड्स जहां पर छोटे निवेशकों का पैसा सबसे ज्यादा जाता है, तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए प्रति माह, उन्होंने अडानी समूह में पैसा नहीं लगाया हुआ था। तो अडानी समूह में जब यह इतना जबरदस्त नुकसान हुआ तो यह नुकसान किसका हुआ है? बड़े पैमाने पर यह नुकसान अडानी परिवार का हुआ है। अडानी परिवार को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है मार्केट कैप के घटने की वजह से। उसके बाद छोटा मोटा नुकसान बैंकों का हुआ, लेकिन सभी बैंकों ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका नुकसान नामात्र का है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टोटल एक्सपोजर 27,000 करोड़ का है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसका अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ। एलआईसी ने कहा है कि 34,000 करोड़ का उसका टोटल एक्सपोजर है जो कि उसके टोटल कॉर्पस का 1% भी नहीं है, 0.88% है। तो जाहिर सी बात है एलआईसी को भी बहुत नुकसान नहीं हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 5 और नेशनल इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं, जो पीएसयू इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनका टोटल एक्सपोजर अडानी समूह में 600 करोड़ का है मात्र, या उससे भी कम, यानी उनके पास भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं जिन्होंने लोन दिया था, उनके प्रीपेमेंट और रीपेमेंट के प्रोसेस जारी हैं। $1 बिलियन के आसपास का लोन रीपेमेंट अभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स को अडानी समूह ने अभी अपना दिया है। जाहिर सी बात है उनकी क्रेडिट रेटिंग इससे बहुत प्रभावित नहीं होती और तमाम इंटरनेशनल एजेंसियां और समूह और बैंक्स अभी निश्चित है। तो नुकसान किसका हुआ? बड़े पैमाने पर सिर्फ और सिर्फ अडानी परिवार का। हां, कुछ ट्रेडर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर अडानी शेयर्स को ट्रेड किया, उन्होंने पहले भी बहुत पैसा कमाया और कुछ गवाया, तो जाहिर सी बात है स्क्वायर आउट हो जाता है। यानी कि छोटे निवेशक पर अडानी समूह की में आई बिकवाली की वजह से बहुत बड़ा संकट नहीं आया है। दरअसल कोई संकट आया ही नहीं है। स्टॉक मार्केट में इतनी गिरावट अडानी समूह पर आए विवाद या खतरे की वजह से आया ही नहीं जिससे कि छोटा निवेशक बुरे तरीके से धराशायी हो जाए या स्टॉक मार्केट पर इसका बड़ा असर होता हुआ दिखाई दे। अब आती है बात कि अगर ये पूरा का पूरा नुकसान बड़े पैमाने पर अडानी समूह को हुआ तो किसी का तो फायदा हुआ होगा साहब। यहीं पर बात छिपी है। दरअसल अडानी समूह पर यह जो बड़ा हिंडनबर्ग रिपोर्ट का आधार है, जिसकी वजह से इतना हाय तौबा मचता हुआ दिखा, विचार कीजिए क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कोई ऐसी बात कही गई है जो बीते 7 सालों में या 8 सालों में भारत की विपक्षी पार्टियां, कई अखबार और कई राइटअप्स में आपको पढ़ने को नहीं मिला। हिंडनबर्ग की पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं, उसमें एक बात तो सिद्ध होती है, हिंडनबर्ग ने अपने तरीके से कोई रिसर्च नहीं किया। वो एक शॉर्ट सेल कंपनी है। मार्केट रिपोर्ट्स, अखबार और उसके साथ साथ तमाम रिसर्च रिपोर्ट्स को कोलेट करने के बाद उन्होंने 100 पन्नों का एक रिपोर्ट तैयार किया, जिसके बेसिस पर उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट मिसगवर्नेंस, मैल प्रैक्टिसेस, इन्फ्लेटेड शेयर प्राइसेस, ये 3 बड़ी बातें कही गई। ये तीनों बड़ी बातें पहले से सर्वविदित है, इसमें से कुछ भी नया नहीं था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया भर में जबरदस्त बिकवाली का प्रेशर अडानी समूह के शेयर्स पर आना शुरू हो गया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बड़े पैमाने पर अडानी समूह से पैसे बाहर निकालने शुरू कर दिए। यहां तक कि डाउ जोन्स ने अडानी के बॉन्ड्स को डिलिस्ट कर दिया। क्रेडिट स्विस ने पहले डिलिस्ट किया, उसके बाद फिर सिटी कॉर्प ने किया। एक के बाद एक दनादन गतिविधियां होती नहीं। विचार कीजिएगा, पॉज लीजिएगा। दरअसल ये एक बिजनेस वॉर था। भारत अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तौर पर और कॉर्पोरेट लॉबीज के आधार पर आगे बढ़ने वाले देशों में शुमार हो रहा है। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है साहब। हम ब्रिटेन को डिस्प्लेस कर चुके हैं, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर है। जाहिर सी बात है बड़े बड़े कॉर्पोरेट कॉन्ग्लोमरेट्स खड़े हो रहे हैं और कॉर्पोरेट राइवलरी दुनिया भर में मशहूर है।
अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने विस्थापित क्षेत्रों से किसी दूसरे आदमी को बाहर निकालने के लिए कॉर्पोरेट्स हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और अडानी समूह के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। जी हां, मैं पूरे तौर पर इसलिए नहीं कह सकता आपके सामने क्योंकि इतनी विस्तृत जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन संदेह उत्पन्न होने लगा है। कैसे? क्या आप जानते हैं कि अडानी रिटेल बिजनेस में बड़े पैमाने पर जाने की पूरी तैयारी कर रहे थे? अडानी के पास पूरा वेयरविदॉल था, उनके वेयर हाउसेज हैं, उनके पास फार्म्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है और अडानी रिटेल एक बहुत बड़े जंप और पुश के साथ इस पूरे सेक्टर में घुस रहा था। इस सेक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? अंबानी समूह, रिलायंस स्मार्ट। तो क्या रिलायंस को इसका खतरा नहीं दिखाई दे रहा था? अडानी अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे प्रोजेक्ट्स में बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए देख रहे थे। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से कई ऐसी कंपनियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाने की कोशिश कर रही थी, उन सभी कंपनियों के इंटरेस्ट को धक्का लग रहा था। अगर आप माइनिंग और मिनरल्स की बात करें तो इस पूरे क्षेत्र में, चाहे आप जिंदल्स की बात करें, मित्तल्स की बात करें, तमाम अन्य अग्रवाल्स की बात करें, ऐसे ऐसे बड़े बड़े घराने हैं, बिजनेस घराने, जिन्होंने अपने आप को यहां स्थापित कर रखा था। इन सबों को विस्थापित करते हुए अडानी समूह दिखाई दे रहा था। अडानी समूह टेलीकम्युनिकेशंस और अन्य क्षेत्रों में भी घुसने की पुरजोर कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से आप देखें तो सुनील मित्तल और उसके साथ साथ रिलायंस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था अगर इस क्षेत्र में भी अडानी अपने आप को जमाते हुए दिखाई देते। मीडिया के बिजनेस में भी अडानी समूह अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रहे थे, डिजिटल बिजनेस में भी, टेलीविजन के बिजनेस में भी, और इसे लेकर कुछ एक बड़ी कंपनियां जिन्होंने कई मीडिया हाउसेस में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, उनकी भी हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी क्योंकि एकाधिकार खत्म होता दिखाई दे रहा था। जाहिर सी बात है, कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे, यहां तक कि फाइनेंशियल लेंडिंग में भी कुछ एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हाउसेस हैं, बजाज फाइनेंस और उसके साथ साथ कई और माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनियां। ये सभी कंपनियां जानती थी कि इनके लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। मार्केट में एक नया चैलेंजर आ गया है जिसका नाम है अडानी। तो ये तमाम ऐसे समूह अलग अलग क्षेत्रों के हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेस, जो बहुत बड़े खतरे को अपने सामने आता हुआ देख रहे थे और जानते थे कि बहुत कुछ होने वाला है। जाहिर सी बात है, जो हुआ उससे इन सभी समूह को अभी राहत की सांस मिली है क्योंकि अडानी समूह का मार्केट कैप अब वहां पहुंच गया है जो 2014 के पहले था। 2013-14 में अडानी ग्रुप समूह का पूरा मार्केट कैप $9 बिलियन या उससे भी कम का था। यानी कि बीते 8 सालों में अडानी ग्रुप ने तकरीबन $11 बिलियन के आसपास के मार्केट कैप को बढ़ाया था। यह मार्केट कैप खत्म हो चुका है। यानी नए नए सेक्टर्स में घुसकर निवेश करने की क्षमता अडानी समूह की अब कम से कम 2-3 सालों तक नहीं होगी। और ये 2-3 साल का लेवरेज बहुत है उन तमाम कंपनियों को आगे बढ़ने में, जिसकी वजह से वो अपने अपने क्षेत्र का एकाधिकार को और बढ़ा सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। हम सब जानते हैं, राहुल गांधी ने अडानी समूह के बारे में साफ तौर पर कहा कि इजरायल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा होती है और उसके बाद इजरायल के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अडानी समूह को मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स थे, गोली बनाने से लेकर असॉल्ट राइफल तक, यूएवी बनाने से लेकर लोकेटिंग सैटेलाइट और रेडार्स तक, तमाम तरह के इक्विपमेंट्स अडानी समूह बनाना शुरू कर रहा था। वो सेक्टर्स जिसमें अडानी समूह का कहीं कोई भी वर्चस्व नहीं था। लेकिन ऐसी कौन सी कंपनियां थी जिन्होंने पहले इन सेक्टर्स में अपना आधिपत्य जमा रखा था? टाटा समूह को भूल गए क्या आप? जाहिर सी बात है, टाटा समूह के लिए ये बहुत खतरे की घंटी थी। लेकिन अब टाटा समूह को और इस तरह के कई और कॉन्ग्लोमरेट्स को डिफेंस के सेक्टर में आगे बढ़ने में ज्यादा मदद मिलेगी क्योंकि अडानी अब उतने बड़े पैमाने पर पैसे का निवेश नहीं कर पाएंगे। अगर 3 महीने तक अडानी समूह अपना कोई एक्सपेंशन प्लान्स आगे नहीं रखता है तो उसका मार्केट कैप $3 बिलियन तक और कम हो सकता है और यह उसका कैपिटल रेज भी हो सकता है, जिसके जरिए वो अपने आप को रीपे करके मार्केट में खड़ा भी कर सकता है। यानी कि अडानी समूह के पास अभी अपने आप को एकत्रित करके आगे बढ़ाने की क्षमता है, लेकिन जिस तरह से चारों तरफ से निगरानी अब होगी अडानी समूह के ऊपर, जाहिर सी बात है बहुत सारी बातें अब उतनी आसान नहीं रहेंगी जितनी पहले हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर जो बिजनेस का पूरा माहौल है
वो अडानी समूह के इस मेल्टडाउन से जबरदस्त गरमाया है। कई बिजनेस हाउसेस को आगे बढ़ने की अब बहुत बड़ी छूट मिलेगी। अपने अपने क्षेत्र में एकाधिकार को बढ़ाने और वर्चस्व को बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। लेकिन आम निवेशक को इससे कोई घाटा हुआ हो, ऐसा अभी तक प्रतीत नहीं होता है। अब आ जाइए इसके राजनीतिक पहलू पर चर्चा कर लेते हैं। संसद भवन में राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेता के तौर पर अपने आप को न सिर्फ स्थापित किया, बल्कि अडानी समूह पर जितना जबरदस्त और करारा हमला किया, सरकार को भी इस पर बहुत ही मुखर तरीके से सामने आना पड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह मोर्चा खुद ही संभालना पड़ा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के संबंध में कई बातें और टिप्पणियां की, जिसके लिए उनसे सवाल पूछे गए हैं और लोकसभा सेक्रेटेरिएट को उन्होंने अपना जवाब भेज दिया है। लेकिन सवाल और जवाब के इस पूरे दौर के बीच में जो एक बात स्पष्टतः दिखी, वो थी विपक्षीय एकता की पूरी कमी, जो कि संसद ने स्थापित कर दी। यानी कि आज भी सर्वमान्य तरीके से अगर कोई एक नेता पूरे देश भर में लोकप्रियता के पैमाने पर सबसे आगे निकलता हुआ दिखाई देता है, तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने ऊपर हुए हमलों का बचाव जिस तरीके से किया, वो ढाल अपने आप में बहुत कारगर है। ठीक वैसे ही जैसे कि 2019 में आज ही के दिन यानी कि 14 फरवरी को जब पुलवामा पर आतंकी हमला हुआ था, उस वक्त प्रधानमंत्री ने भारत के शौर्य और भारत के जवानों की शहादत को लेकर जो बदले की कार्रवाई की, उसने उनको हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। ठीक उसी तरीके से, उसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को अपना ढाल बनाया संसद के भवन में और साफ तौर पर कहा कि जब तक गरीब जनता मुझ पर विश्वास करती है, कोई कुछ भी कह ले, मेरा कोई बाल बाका नहीं हो सकता। और जाहिर सी बात है, विपक्ष के नेता चाहे जितना भी कुछ कहते रहें, जब तक 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिलता रहेगा, जब तक 25 करोड़ लाभार्थी रहेंगे जिनके पास रोजगार, पैसा और उसके साथ साथ तमाम सुविधाएं मुहैया होती रहेंगी और किसानों तक 6,000 रुपए प्रति साल उनको पैसा मिलता रहेगा, आपको नहीं लगता कि यह सब कुछ वोट में तब्दील होता रहेगा? 25 करोड़ लोगों को घर देने की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, प्रधानमंत्री आवास के तहत, जो कि अगर 2024 तक 70% या 75% भी पूरी हो जाए तो वोट देने के लिए अपने आप में काफी है। यानी कि विपक्ष ने एक बार फिर एक ऐसी मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जिसमें वो पहले ही मात खा चुके हैं। चौकीदार चोर है, राफेल के समय यह नारा काफी बुलंद किया गया था, लेकिन 2019 में इसका कोई फायदा नहीं मिल पाया। 2024 में भी चौकीदार चोर है, यह साबित कर पाना अपने आप में असंभव सी स्थिति होगी। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में भी अडानी समूह को लेकर जो याचिका दायर की गई है, उसके आधार पर सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा कि सेबी के पास और सभी रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स के पास जांच करने का पूरा अधिकार है, और उसके साथ साथ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाना चाहते हैं, तो सरकार ने कहा बिल्कुल बनाइए, लेकिन सेबी के अधिकार क्षेत्र के परे हो। मॉनिटरिंग कमेटी में जो सदस्य होंगे उसके नाम भी सुझाए हैं केंद्र सरकार ने। हो सकता है उनमें से कुछ नामों को सुप्रीम कोर्ट मुहैया भी कर ले, और उसके बाद यह मॉनिटरिंग कमेटी सिर्फ जांच करती रहेगी, रिकमेंडेशंस देगी। यह किसी भी तरीके से इस पूरे मामले में जांच नहीं करने जा रही। तो जीता कौन? राफेल की तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूदा सरकार को अडानी समूह के इस पूरे मामले में जीत ही हासिल होगी। संकेत तो यही दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टेफ्लॉन वाली छवि पर जब चौकीदार है चोर ये नारा नहीं चिपक पाया, तो फिर अडानी समूह के प्लेन में बैठना या अडानी को अपने प्लेन में बैठाना, यह कहां तक चिपकेगा? राजनीति की बेदी पर चुनाव अपने आप में तय करते हैं कि कौन सी पार्टी सफल है और कौन विफल। ऐसे में 3 राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। वहां पर सफलता मिले या ना मिले, सबसे बड़ी चुनौती कर्नाटक की होगी, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को काफी फायदा मिल चुका है और जहां खुद बीजेपी के घर में कलह इतना ज्यादा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले के मुकाबले काफी कमजोर है। अगर कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर इन दोनों ने भारतीय जनता पार्टी को इस बार उसके दांत खट्टे नहीं किए, तो फिर यह मौका नहीं मिलेगा। और अगर कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाई, तो याद रखिएगा, कांग्रेस के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं होने जा रहा। राहुल गांधी को वक्ता से नेता बनना पड़ेगा। नेता जनता के बीच बनते हैं,
सड़क पर बनते हैं, भाषण से बनते हैं, जनता को अपने प्रति आकर्षित करके बनते हैं। मुद्दे उठाना अपने आप में बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक वो मुद्दे जनता के दिल में घर नहीं करते, तब तक उन मुद्दों का कोई काम नहीं। आज तक रक्षा सौदे या भ्रष्टाचार के दो ही मामले बड़े पैमाने पर सामने आए और चिपके भी, जिसमें बोफोर्स सबसे बड़ा है। और बोफोर्स का मामला इसलिए नहीं चिपका क्योंकि वो 64 करोड़ की दलाली का मामला था। बोफोर्स का मामला इसलिए चिपका क्योंकि वो मिस्टर क्लीन राजीव गांधी की छवि पर एक दाग था। अगर 1989 के बाद बोफोर्स का पूरा मामला उठ खड़ा हुआ होता तो यकीन मानिए राजीव गांधी की छवि पर बोफोर्स का दाग नहीं चिपकता। वैसे भी बोफोर्स के पूरे मामले में आज तक कोई दोषी नहीं पाया गया, नहीं आज तक किसी भी डिफेंस के बड़े घोटाले में कोई दोषी पाया गया है। कुछ अधिकारी, कुछ लोग जेल जरूर गए, लेकिन कोई बहुत बड़ा घोटाला, उसका पर्दाफाश हुआ हो, आज तक नहीं हुआ। चाहे आप 1954-55 की बात कर लीजिए जब जीप स्कैंडल सबसे पहले सामने आया था, या राफेल की बात कर लीजिए। तो कुल मिलाकर आगे का रास्ता पॉलिटिकली आसान नहीं है विपक्ष के लिए, और आम जनता, चाहे बिजनेस राइवलरी का मुद्दा हो या फिर पॉलिटिकल वनअपमैनशिप का मामला हो, इससे आम जनता की रोजी रोटी पर फर्क नहीं पड़ता। लोगों के बीच जाना पड़ेगा। हां, इतना जरूर हुआ है कि वो तमाम लोग जिन्होंने स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या म्यूचुअल फंड्स या इस तरह की तमाम स्कीम्स में अपने पैसे लगाए थे, अडानी मेल्टडाउन की वजह से फिलहाल उनके पैसे वो रिटर्न नहीं दे रहे। ये नुकसान क्या इतना बड़ा साबित होगा कि लोग अडानी मेल्टडाउन को भूलना पसंद करेंगे? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं।